बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम हाफ एक्सरसाइज 10.1 की कर चुके हुए हैं। अब हम इसको आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले समझ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अली इज whirling a stone tied with string of length 3 feet. All of a sudden string is broken and the stone moves along tangent direction of circular path and hit a point. अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास अली है उसने एक स्टोन को वायर किया है और उसने जो है वो उसको खींचा है स्टोन को, और फिर उसको एकदम से छोड़ दिया है, सडनली उसको छोड़ दिया है। और जब वो हमारे पास स्टोन है वो जब गया है सीधा, तो वो टेंजेंट हुआ है, टेंजेंट डायरेक्शन पे गया है, और वहाँ से वो जो एक पॉइंट पे हिट किया है उसने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अली ने इसको हिट किया है, और वो जो यहाँ पे वो एक पॉइंट है और यहाँ पे अली खड़ा हुआ है जब उसने उस स्टोन को हमारे पास छोड़ा था यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल छोड़ा है और यहाँ पे आके वो लगा है। अब वो कहते हैं कि अली अवे फ्रॉम अली, अली से इतनी दूर वो जाकर हिट हुआ है। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। आप बताएं कि स्टोन जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर 5 फीट तक जो पॉइंट है उस तक वो हिट हुआ है। अब देखें, अली से जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास 5 फीट ही है। अब मैंने ये ओ भी कैसे लिखा है, आप आज इन सर्कल की तरफ यहाँ पे देखें, ये डायग्राम के थ्रू सारा कुछ हुआ है। ये डायग्राम देखें, यहाँ पे हमारे पास ओ और बी है, और ओ और बी जो है वो अली से लेके सारा डिस्टेंस है, और वो जो हमें उन्होंने दिया था 5 फीट। अब देखिए, यहाँ से अली यहाँ पे खड़ा है और इधर से उसने हिट किया है बी तक के पॉइंट को, जहाँ पे वो जाके स्टोन लगा है। अब यहाँ तक 5 फीट होगा। अब वो कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। अब हमने ये फाइंड करना है कि स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अली जो है वो तो 5 फीट दूर खड़ा हुआ है वहां से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टोन ने कितना डिस्टेंस वहां से कवर किया है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू रेडियस। असल में जो स्ट्रिंग की लेंथ है, वो जो स्ट्रिंग है जिससे उसने स्टोन को छोड़ा था सडनली, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब वो स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ कितनी है, वो है हमारे पास रेडियस। अब हमने रेडियस सबसे पहले देखा कि वो ओ ए है। यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देख लें कि रेडियस कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका रेडियस है, और वो कितना है, वो है 3 फीट। अब ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें हमने थर्ड जो साइड है ना, थर्ड, उसको फाइंड करना है। हमने यहाँ से फाइंड करना है ना इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको फाइंड करना है। अब देखें, हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हैं। जब हमारे पास दो साइड्स होती हैं तो हम किसको यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास ये जो ट्रायंगल है वो भी राइट एंगल्ड हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ताकि हमारे पास थर्ड साइड आ जाए। अगर हमारे पास एक ही साइड हो और एक एंगल हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस से उसको फाइंड करते हैं ताकि हमारे पास एक एंगल के थ्रू सेकंड साइड आ जाए, और फिर जब दो साइड्स आ जाती हैं तो हम थर्ड साइड को भी इजीली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है कि हमने सबसे पहले इसके जो थर्ड साइड है उसको फाइंड करने के लिए पिथागोरस थ्योरम को यूज करना है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है जी 5 का स्क्वायर। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखनी होगी तो उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो उस 90 डिग्री के बिल्कुल साथ होगा। तो परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री के बिल्कुल साथ है ना, तो वो हमने इसको फाइंड करना है। देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया था ना, उसके साथ जो बिल्कुल लाइन है वो क्या है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर है जिसको हमने फाइंड करना है। प्लस बेस, हमारे पास ये बेस है ना, इसको हमने क्या लिखा, 3। 3 का स्क्वायर, 3 टाइम 9, 5 5 टाइम 25, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब इस डी का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। तो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है जो स्टोन ने कवर किया है वो है 4। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 3 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 3 सर्कल्स हैं जो आपस में टच हो रहे हैं लेकिन बारों बार बाहर अंदर नहीं आ रहे वो सर्कल। Thus ratio if distances between centers is 2:3:4। अब उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो रेशो है, मतलब कि जो जिसमें ये जो तीनों सर्कल्स हैं इनमें जो डिस्टेंस है उसकी रेशो क्या है, 2:3:4। अब द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग द सेंटर्स इज, अब इतना भी बता दिया कि जो सर्कल्स आपस में जॉइन हुए हैं इनका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ ईच सर्कल, आपने क्या करना है, रेडियस को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीनों सर्कल्स हैं, हमने इसको यहाँ से देखा है कि ये इनके सबके पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं। अब इनके जो सेंटर्स हैं वहां से लेके ये कितना रेडियस है, यहाँ तक, इसी तरह ये वाला यहाँ तक, कितना कितना इनका रेडियस है। अब इस रेडियस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो हमें बताया गया था कि जो रेशियो है इनके डिस्टेंस की, वो क्या है, इनके जो सेंटर्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2:3:4 है। अब वो कहते हैं कि जो पेरीमीटर है वो भी दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जॉइनिंग द सेंटर्स इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये भी हमने लिख लिया, जो भी गिवन डाटा था वो सारा हम लिख चुके हुए हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है, जो हमें बताया गया था कि 2:3:4 है। अब हम लेट कर लेते हैं उन तीनों को कि वो तीनों जो रेशियोज हैं वो एक्स के साथ हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 था तो 2 के साथ एक्स था, इसी तरह 3 के साथ एक्स है और 4 के साथ भी एक्स है। तीनों के साथ हमने क्या लिख लेना है, एक्स लिख लेना है। अब जब हमारे पास ये एक्स लिखा हुआ आ जाएगा, हमने लेट किया ना। अब लेट करने के बाद जो हमारे पास ये लेट हुआ है तो इसका मतलब बाद में ये होगा कि हमने इसमें से किस चीज़ की वैल्यू निकाली है। वो वैल्यू हम बाद में इसमें पुट भी करेंगे कि हमने क्यों इसको यूज़ किया है। ये ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ इसको यूज़ करें हमारे पास आंसर आ जाए, बस ये हमने लेट किया और हमारा आंसर आ गया, नहीं। अब आपने ये आंसर पुट करके भी बताना है और फिर रीज़न भी बताना है कि क्यों आपने इसको लेट किया था। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x+3x+4x इज इक्वल है 36 के। 36 ही उन्होंने दिया था ना पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर हमारे पास जो पूरी ट्रायंगल का था वो तो 36 ही था ना। तो 2+3+4 जो है वो 9x के इक्वल हो गया। 9 इसके साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 9 1 टाइम 9 4 टाइम 36, एक्स का आंसर क्या आया है, 4 आया है। अब वो जो आपने लेट किया था, ये रीजन है, देखें जब आपने लेट कर लिया था कि ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, अब जो आपका x का आंसर आया वो आपने इन सब के अंदर पुट करना है ताकि आपका जो x है वो यहाँ पे ना रहे। तो 2x यहाँ पे 2 4 टाइम 8, इसी तरह 3x 3 4 टाइम 12, इसी तरह 4x 4 4 टाइम 16। अब देखें अब ये x खत्म हो गया है। अब आपके पास तीन और रेशोज आ चुकी हुई हैं, वो हैं 8 12 और 16। अब आपने ना सबको एक एक वैल्यू दे देनी है। जैसे कि आपने तीन फाइंडिंग करनी है ना, रेडियस की, तीन रेडियस फाइंड करने हैं। तो तीनों रेडियस में सबसे पहले तो उनको नाम दे दें, R1 R2 और R3। अब जब R1 और R2 और R3 का आपने दिया है, नाम दिया है, तो इसमें ना 2 R3 है, 2 R1 है, 2 R2 है। और वो कैसे हैं, देखें यहाँ पे भी एक लाइन गई हुई है, एक लाइन यहाँ पे भी गई है। तो एक ही सर्कल के अंदर दो लाइंस हैं, इसलिए दोनों को हमने R3 बोला है। इसी तरह R2 में भी दो ही हैं, R1 में भी दो ही हैं। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो दो ज्वाइनिंग की है। जैसे R1 और R2, R2 और R3, R3 और R1। पहले वाले को हमने इक्वल किया 8 सेंटीमीटर के, दूसरे को हमने इक्वल किया 12 सेंटीमीटर के, जबकि तीसरा इक्वल हुआ है 16 सेंटीमीटर के। ये आंसर्स हमने निकाले थे ना। अब सबसे पहले तो हमने इनको सेपरेट सेपरेट फाइंड करने के लिए सबको सम कर लेना है। जैसे हमारे पास ये R1 और R2 ये वाले हैं, R2 और R3 ये हैं, और R3 और R1 ये हैं। हमने सबको आपस में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है और इक्वल करना है वो जो हमें पेरीमीटर दिया गया था 36, हमने वो यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे देखें कि R1 और R2 और R3 तीनों दो दो दफ़ा हैं। हमने दो इनको ना R1 प्लस R1 इज इक्वल टू 2R1 हो गया। इसी तरह R2 और R2 2R2 हो गया। इसी तरह R3 और R3 2R3 हो, क्योंकि ये आपस में प्लस हो रहे हैं ना। अब ये 2 देखें हमारे पास तीनों में है, हमने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, R1 R2 और
3, ये हमने सेपरेट कर लिया। इक्वल किसके साथ, 36 के। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो क्योंकि वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड होगा तो 2 1 टाइम 2 18 टाइम 36। अब इसका आंसर क्या आया है, 18 आया है। अब आपने क्या करना है, अब R1 R2 और R3 सबके आंसर्स निकालने हैं। यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले इधर से यहाँ पे आ जाएं, ये लास्ट वाला स्टेप है इसलिए इसको लास्ट पे करिएगा। यहाँ पे आ जाए R1 R2 और R3, ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है ना, हमें यही बताया गया था कि ये 18 के इक्वल है। अब इसमें से R1 और R2 इसकी वैल्यू थी ना 8, हमने उसको यहाँ पे पुट कर देना है। 8 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे, 10 आंसर आ जाएगा और वो किसका आएगा, R3 का। इसी तरह सेम एज इट इज R2 प्लस R3 प्लस R1। अब इसको आगे करते जाए, आगे करेंगे तो ये R2 और R3 किसके इक्वल होते हैं, 12 के इक्वल होते हैं। 12 प्लस R1, ये 12 इधर के आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। R1 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह अब R2 रह गया, R3 R1 और R2। अब देखिए यहाँ पे R3 R1 और पीछे क्या बच गया, R2। R3 और R1 किसके इक्वल थे, 16 के, वो यहाँ पे लिखे, प्लस R2 एज इट इज आ गया। R2 जो है वो हमारे पास आंसर देता है 16, उधर जाके माइनस होगा तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 आंसर है। अब देखें तीनों के आंसर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं कि हमारे पास तीनों आंसर्स आ चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, इसको पहले आप एक दफ़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी शॉर्ट सा है, बहुत इजी भी है, आप ये पहले भी कर चुके हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास इस फिगर के अंदर दो सर्कल्स दिए गए हैं जो कि एक्सटर्नली जॉइंट हैं। अब इसके अंदर हमें एक ट्रायंगल बना के दी गई है जिसमें से एक मिड पॉइंट भी निकाला गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये जो कट लगा हुआ है इससे ये दो ट्रायंगल्स सेपरेट कर लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, सी डी 4 सेंटीमीटर का है, बी डी 4.5 सेंटीमीटर का है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको सेपरेट करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। जब हम सेपरेट कर लेंगे फिर जब ये दोनों बेसिस के आंसर आ जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे ताकि हमारे पास ए बी का आंसर आ जाए। हमने ए और बी का आंसर निकालना है ना, जो हमारा मेन पर्पस है वो हमारा ए बी का आंसर निकालना है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एक ही है। हमने क्या करना है, हमें इसको एक दफ़ा कट करेंगे यहाँ से, और कट करके हमारे पास जो जो भी साइड्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू इन थर्ड साइड्स को फाइंड करेंगे, और थर्ड साइड जब दोनों आ जाएंगी तो दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ये वाली मैंने पहले ट्रायंगल लिया ए सी डी वाली। इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको इस तरह ये वाला फॉर्मूला आता है तो ये भी ठीक है, अगर आपको वो दूसरा आता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आता है तो आप वो लिख लें। जो दोनों में से आपको इजी लगता है आप वो कर लें। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ए डी आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया 90 डिग्री के बिल्कुल जो साथ वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और वो किसके इक्वल है, वो है 4 के इक्वल। तो 4 का स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे बेस है, बेस हमने फाइंड करनी है तो बेस को एज इट इज रहने दें। 5 का स्क्वायर 25, ये 4 टाइम्स 16, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 9। अब स्क्वायर रूट 9 किसके इक्वल होता है, 3 के, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कट करना था और स्क्वायर कट करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया है। अब एक आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है 3। अगला आंसर लेके आएंगे सेम इसी तरह ही, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास है जी 4.5, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4.5 दिया गया है इज इक्वल टू, ये तो जो इसका परपेंडिकुलर था वो तो सेम ही है क्योंकि दोनों में कट लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक ही कट है तो उसी के अंदर हमारे पास वही 4 स्क्वायर था वो लिखा, 4 टाइम्स 16 माइनस 2 20.5 इज इक्वल टू 4.25। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट 4.25 किसके इक्वल आ जाएगा, 2.06 के। तो ये जो हमारा आंसर आया ये असल में बी सी का है। अब हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम इन दोनों के आंसर जब ले आएंगे तो वो जो आंसर्स होंगे उन दोनों को आपस में हम प्लस करेंगे ताकि हमारे पास ए बी का आंसर आ जाए। अब पहले और दूसरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। जब प्लस किया तो यहाँ पे 3 प्लस 2.06 किसके इक्वल आ गया, 5.06 के। इसका मतलब ये है कि जो ए और बी है या फिर डिस्टेंस है सेंटर्स के अंदर वो है 5.06
सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, आप एक दफ़ा देख लें, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमें एंगल पी ई एफ इक्वल दिया गया है 20 डिग्री के। एच इज मिड पॉइंट ऑफ एफ जी, और जो एच है वो क्या है, एफ जी का मिड पॉइंट है। फाइंड एंगल पी जी एच, आपने पी जी और एच का एंगल फाइंड करना है, यानी कि आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड सेम है और थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हमें एंगल पी जी एच फाइंड करने के लिए दिया गया है, और जो ट्रायंगल पी ई एफ है उससे हम एक्चुअली पी जी एच का एंगल फाइंड करेंगे। अब पी ई एफ जो है, यहाँ पे आप देख लें पी ई एफ, इसमें से हमें पी ई एफ का जो एंगल है वो दिया गया था ना 20 डिग्री। अब हमने वो जो 20 डिग्री है उस 20 डिग्री को ही इसके अंदर पुट करना है, और वो कैसे करना है, ये देखें ई पी एफ, यहाँ पे आप आ जाए ई पी एफ, इस एंगल को फाइंड करें, इस वाले को, ठीक है। ई पी एफ जो मिड वाला होता है उसी का एंगल होता है ना वो। तो ई पी एफ को फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री है, ये पूरी 180 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पे देखें आप, ये 90 डिग्री का एंगल भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि वो जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला नहीं था, सेम वैसे ही है। तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता था ना, तो 180 डिग्री के इक्वल ही कम हमने करना है। अब तीनों को आपस में माइनस कर ले, थर्ड वाला एंगल कौन सा है, वही वाला जो हमें दिया गया था 20 डिग्री वाला। अब हमारे पास एंगल क्या आया है, 70 डिग्री, इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल आया है, 70 डिग्री के। अब आ जाते हैं आगे, एंगल ई पी जी। अब ई पी जी की बात हो रही है, ई पी और जी की बात हो रही है, तो इसमें से ये जो पी वाला पूरा एंगल है इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री को माइनस करेंगे, किससे, वो जो आंसर आया था 70 डिग्री उससे। अब वो हमारे पास क्या आ चुका है, 110 डिग्री। ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है। अब आते हैं यहाँ पे पी एफ जी की तरफ, और पी एफ जी जो है वो कौन सा वाला एंगल है, पी एफ जी, यहाँ पे ये एफ वाला एंगल है, और एफ वाले एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 110 को प्लस करेंगे एक्स और एक्स से। और एक्स और एक्स से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही एंगल है और वो सारा ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमने इसको किसके इक्वल किया, एक्स और एक्स के। ये वाला एंगल तो हमारे पास था ना, ये पूरा 110 डिग्री के इक्वल था, इसको तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया, लेकिन ना हमारे पास ये एंगल है और ना ही हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे x के इक्वल किया है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x आ गया, 110 उधर जाके माइनस हुआ तो 70 आ गया। अब 2 इसके साथ डिवाइड हुआ तो 2 1 टाइम और 2 35 टाइम 70, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 35। तो ये हमारे पास एक एंगल अगेन जो f का एंगल है वो आ चुका हुआ है, और वो है 35 डिग्री। अब फाइंड करते हैं पी जी एच को। जैसा कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल इस वाले का होता है वही एंगल इस वाले का भी होता है, ये एंगल सिर्फ इनमें से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर 35 डिग्री है तो ऑब्वियसली इधर भी 35 डिग्री ही होगा, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या आया है, 35 डिग्री। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें है जी, इन द फिगर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स एंड इफ। अच्छा, यहाँ पे देखें हमें जो एक वो दी गई है, फिगर दी गई है, उसके अंदर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ए बी सी की एक ट्रायंगल है, उसके अंदर ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये हम पहले से ही जानते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट में जब एंगल्स को पढ़ा था तो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता था रेडियस के, और उससे हमें ये भी पता लगता था कि जो ये वाली दो साइड्स हैं ये आपस में हमेशा इक्वल होती हैं अगर टेंजेंट हो तो। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, वो है x, और x आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक ही साइड पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वो जो हमने पहले पढ़ा था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसके थ्रू हमने यहाँ पे इसकी फाइंडिंग करनी है कि जो एंगल पी बी डी है, आप यहाँ पे आ जाए कि जो एंगल पी बी डी है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी और डी, ये सब जो हैं ये किसके इक्वल हैं, 46 डिग्री के हैं, यानी कि ये और ये दोनों एंगल्स 46 डिग्री के इक्वल हैं। इसके अलावा जो
ट्रायंगल बी सी डी है, यहाँ पे बी सी और डी की बात हो रही है जिसमें 46 डिग्री था, उसके अंदर हमारे पास जो एंगल पूरी ट्रायंगल की बात हो रही है बी सी डी, इस पूरी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल डी बी सी जो है, डी बी सी, उसमें हमारे पास एक वाई नज़र आ रहा है जिसमें जो कि इक्वल 180 डिग्री की ही है, लेकिन उसमें दो एंगल्स मौजूद हैं जो 66 और 46 हैं। अब इन दोनों को आपस में माइनस करें सबके साथ, ये 180 डिग्री के साथ भी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 68 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनल एक एंगल था वो किसके इक्वल आया है 68 डिग्री के। इसका मतलब है ये तीनों एंगल्स भी आ गए, ये भी एंगल आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एंगल डी बी सी है वो किसके इक्वल आया है 68 डिग्री के इक्वल आया है। अब ये जो एंगल ए बी सी है, यहाँ पे ये देखें ए बी और सी, इसकी बात हो रही है इस एंगल की। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सेम वही चीज़ यूज़ करनी है कि हमारे पास वो जो 46 एंगल आया था वो, और यहाँ पे जो 68 डिग्री आया था, ये 68 है, ठीक है, 68 डिग्री आता है। इन सबको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 66 डिग्री आ जाएगा, और वो 66 डिग्री कहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने पहले ही बताया था कि जब टेंजेंट हो आपस में तो एंगल्स भी सेम ही होते हैं। जैसे एंगल ए बी सी जो है, अगर एंगल ए बी सी इक्वल है तो ऑब्वियसली एंगल ए सी बी भी इक्वल होगा, ऐसे ही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के इक्वल एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर इक्वल साइड की ट्रायंगल हो तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों एंगल्स सेम होंगे, और ये सारे के सारे किसके इक्वल होंगे 66 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होता है, और साथ ही साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको मैं कोई भी क्वेश्चन कराने के बाद एक दफ़ा दिखाती हूँ ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आप जब कर रहे हों तो एक दफ़ा आप देख लिया करें, आप खुद करने की कोशिश किया करें। अगर आपको कोई नहीं आ रहा समझ तो फिर आप देख लिया करें। तो यहाँ तक हमारी जो है वो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, मैं फिर आपको कह रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।